यूएसए के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे कि वो रशिया जैसी बड़ी कंट्री पे भी सैंक्शन लगा देता है? ऐसा क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिसमें कि पाउंड जब पहले डोमिनेट करता था, यूएस डॉलर से पहले पाउंड डोमिनेट करता था, पर यूएस डॉलर ने ऐसा क्या किया जो कि उसने पाउंड को रिप्लेस कर दिया? और ऐसा क्या है कि आज यूएस डॉलर को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता? ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। और यूएस ने ऐसा क्या क्या किया था, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी जिससे कि आज यूएस डॉलर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है और 80% ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर्स में होता है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि लोग गोल्ड लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और उसकी गोल्ड में ही ट्रेड करते थे। लेकिन एक टाइम पे लोगों को समझ आ गया कि भाई गोल्ड लेके ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और बहुत रिस्की है। आप खुद ही सोचो, आप 1 किलो सोना लेके ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में बहुत ही चोर लुटेरे सब कुछ आ सकते हैं। तो उसी के बाद एक कॉन्सेप्ट चला गोल्ड रिसीट का, यानी कि आपने दिल्ली में बैठे हो और आपको हैदराबाद जाना है, तो आप दिल्ली के एक गोल्ड लेंडर के पास जाते हो, आप कहते हो भाई ये रहा गोल्ड, आप इसके बदले मुझे रिसीट दे दो। और उसके बदले जब आप हैदराबाद जाते हो तो हैदराबाद में आप किसी गोल्ड लेंडर के पास जाके आप उसे रिसीट दे देते हो और वो दोनों अपना अपना गोल्ड का देख लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, और ये बंदा आया था रिसीट लेके, तो आप रिसीट लेके हैदराबाद वाले बंदे से गोल्ड ले लेते हो और ये जो डील है वो दोनों आपस में कर लेते हैं। इससे उनका भी कमीशन बन जाता है और आपका जो गोल्ड है वो एकदम सेफ रहता है। और आप देखा जाए तो लोगों को चमका के जा सकते हो कि हाँ बेटे गोल्ड लेके चल रहा है मैं। और यहीं से शुरुआत होती है बैंकिंग सिस्टम की, यानी क्या आप अपना एसेट रखो, बदले में आपको करेंसी मिल जाएगी और बैंक जो है उस करेंसी को अप्रूव कर देते हैं। इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी, फिर मार्को पोलो ने इसे यूरोप में चालू किया और उसके बाद ये पूरी दुनिया में डोमिनेट करने लग गया। तो ये जो करेंसी है, पेपर करेंसी, वो पहले सिर्फ विद इन द कंट्री चल रही थी और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ठीक है करेंसी इस्तेमाल करना ठीक है, बट उसके बाद यूरोप में छोटी छोटी कंट्री है, हर एक कंट्री में जाके यार अलग अलग 10 करेंसी लोगे और आप खुद ही सोचो दुनिया में ट्रेड करने के लिए तो आप इतनी करेंसी होल्ड नहीं कर सकते। बट सब ने एक अगर कह दे कि हम रुपीज़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट बन जाएगा। और यहीं से आते हैं एक और बात, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए हमें एक प्रॉपर एक करेंसी चाहिए थी और करेंसी हमारे पास थी और उस समय जो करेंसी चलती थी वो थी यूके का पाउंड। और गोल्ड मतलब करेंसी, जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड है वो उतना ज़्यादा करेंसी एक तरह से होल्ड करता है। और क्या है कि आप जितना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हो, जितना ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आता है और पैसा मतलब गोल्ड। तो यानी कि यूके के पास जो था, यूके जो था वो डोमिनेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद यूके पे एक आ गया क्राइसिस, यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉर लड़ने के चक्कर में यूके के पास उस टाइम का, यानी वर्ल्ड वॉर के टाइम का 7.8 बिलियन पाउंड्स का कर्जा आ गया था क्योंकि वो वॉर लड़ रहे थे। हाँ, बड़े आए कोलोनाइजर कहीं के, हमारे देश को लूटेंगे, खुद ही लूट गए। और उसी टाइम पे यूएसए जो था वो वॉर के टाइम पे अपने जो वेपन्स थे उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। और आज भी ऐसा होता है कि जब भी कंट्री से बीच में वॉर होती है, बहुत सारी कंट्री यूएसए से वॉर्स के इक्विपमेंट्स खरीदेगी, इवन इंडिया भी खरीदती है कभी ना कभी और बाकी कंट्रीज भी खरीदती है और उसके बाद यूएसए का फायदा होता है। जितनी ज़्यादा वॉर होगी उतना ज़्यादा यूएसए का फायदा होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक 70% जो गोल्ड था, यानी कि 22,000 टन पूरी दुनिया का 70% गोल्ड जो था वो यूएसए के पास आ चुका था। और पाउंड क्योंकि उसके पास कर्जा हो गया था, और क्या था कि क्योंकि अब यूके की लड़ाई चल रही थी तो जर्मनी वालों ने क्या किया, यानी हिटलर भैया ने क्या किया, उन्होंने 5 लाख फेक करेंसी नोट्स बनाए और मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। क्योंकि 5 लाख फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गई और लोगों का इस पर से विश्वास उठने लग गया। मतलब हिटलर भैया भी लाइक हम सिर्फ इंसान को नहीं मारेंगे, हम करेंसी को भी मार डालेंगे, ऐसा हो गया था। तो उस समय यूएसए ने अनाउंस किया कि अब आप हमारी करेंसी का इस्तेमाल करिए, यानी कि $35 के बदले हम 1 आउंस ऑफ गोल्ड देंगे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होती है तो एक पोस्ट मीटिंग बिठाई जाती है IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, जिसमें कि जितने भी जो कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर की वजह से टूट चुके हैं, जितने भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको हम मदद करेंगे डेवलप होने में। यानी कि हम उनको लोन देंगे। जब लोन दिया जाएगा वो कौन देगा? भाई इन सब में पैसा किसने कमाया है? यूएसए ने, बाकी सब ने तो गंवाया है। तो लोन जो दे रहा है वो है डॉलर्स में, रीपी जो होना है वो भी है डॉलर्स में, और जो रिसोर्स खरीदने हैं वो खरीदने हैं यूएसए से। यानी कि यूएसए के ऊपर एक डिपेंडेंसी बनती गई और करेंसी इन सब के लिए जो इस्तेमाल हो रही है वो है डॉलर्स। और सऊदी में निकल गया तेल। अब तेल वालों ने बोला कि भैया हमारे पास तेल तो है पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यूएसए ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमारे पास है। हमने इस्तेमाल किया और इसके बदले आप एक काम करिए, आप ना डॉलर्स का इस्तेमाल करिए। उनको भी लगा ठीक है भाई क्या दिक्कत है।
तो अब जो लोन मिल रहा है वो डॉलर में मिल रहा है, रीपे हो रहा है वो डॉलर में मिल रहा है, रिसोर्स खरीदे जा रहे हैं डॉलर्स में, और साथ ही में जो ऑयल तक बिक रहा है वो भी डॉलर्स में खरीदा बेचा जा रहा है। और ये डॉलर्स आ कहाँ से रहा है? यूएसए कह रहा है कि भाई आप हमें अपना सोना दो, बदले में डॉलर लो, सोना दो डॉलर लो। तो यूएसए विद यूरोपियन कंट्रीज़ एक टाइम पे क्या करता है, गोल्ड को डोमिनेट करने के लिए गोल्ड का एक पूल बनाता है जिसमें यूएसए, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये सारी कंट्रीज़ होती है जिसकी एक गोल्ड का पूल बनाती है। बट ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ होती है उनका कुछ ना कुछ घाटा हो जाता है। इसके बाद यूएसए क्या करता है, वो लंदन की क्वीन को कॉल करता है और यूके में जो भी मार्केट होती है गोल्ड की उसे बंद करवा देता है। लिटरली ये कोई छोटा काम नहीं था, यूके की पूरी गोल्ड मार्केट को बंद कराना कोई छोटा काम नहीं था, और ये यूएसए लंदन की क्वीन को बोल के बंद करा देता है। और पता नहीं समहाउ ये बंद हो भी जाता है, वहाँ की क्वीन मान जाती है। तो बाकी कंट्रीज जो होती है इतना कुछ देखने के बाद कि भाई जो गोल्ड है उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही है, वो गोल्ड पे से विश्वास उनका उठने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है और सिचुएशन जो है कंट्रोल के बाहर होने लगती है। कहते हैं ना कि खोए हुई जवानी भी वापस आ सकती है पर खोए हुए बाल वापस नहीं आ सकते। तो ये सिचुएशन थी ना खोए हुए बाल की तरह थी। जैसे पाउंड अब वापस नहीं चलने वाला, वैसे ही यूएस डॉलर अगर एक टाइम पे विश्वास उठ जाता, वैसे ही अगर यूएस डॉलर से विश्वास उठ जाता तो यूएस डॉलर भी नहीं चल पाता। तो भाई वहाँ के प्रेसिडेंट मतलब रिचर्ड निक्सन, वहाँ के जब उस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देंगे, और इस प्रोसेस को निक्सन शॉक भी कहा जाता है। और बाकी कंट्री अब और टेंशन में आ गई कि भाई हमारा सारा सोना तो वहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे भी थोड़ा बहुत समझा बुझा के उन्होंने क्या किया कि हम आपको गोल्ड दे देंगे, आप चिंता मत करिए, ऐसा ऐसा बोल के यूएस डॉलर जो था अभी भी डोमिनेट कर रहा था। अब हुआ क्या था कि इसका एक रीज़न था कि उन्होंने एक पेट्रो डॉलर कर दिया था, यानी कि अगर उनके पास 100 करोड़ के गोल्ड है तो बदले में 100 करोड़ के डॉलर छापने की बजाय उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा डॉलर भी छाप दिया था। अब क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा गोल्ड है ही नहीं जितना ज़्यादा उन्होंने मार्केट में डॉलर सर्कुलेट करके रखा है, उसी पेट्रो डॉलर की वजह से, सरप्लस डॉलर यानी कि पेट्रो डॉलर, इसकी वजह से उनको और टेंशन हो गई थी कि भाई हमारे पास तो इतना गोल्ड ही नहीं है जितना वो लोग लेने आ रहे हैं। तो इस चक्कर में और टेंशन बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब बाकी कंट्री के पास कोई जरिया भी नहीं है और एक ही मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, वो है डॉलर। और सच में और देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ को लोन दिया यूएसए ने, ये सब दे, तो देखा जाए तो ओवरऑल डोमिनेंस अभी तक किसका है, यूएस डॉलर का और यूएसए का। और लेकिन जिस भी लोगों ने ऊपर से, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात जितने भी लोगों ने इसके अगेंस्ट में बोला उन लीडर्स को बाईपास कर दिया गया, कुछ को लटका दिया गया और कुछ पे सैंक्शंस लगाए गए। अभी रशिया पे, ईरान पे सैंक्शन लगे ना, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और साथ ही साथ यूएसए के पास स्विफ्ट का कंट्रोल था। स्विफ्ट क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए स्विफ्ट का कोड है। यानी कि मान लीजिए अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को पेमेंट करनी है तो अगर वो स्विफ्ट के ज़रिए ही कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो स्विफ्ट के ज़रिए ही कर सकता है। यानी कि इंडिया स्विफ्ट कोड के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया को पैसे भेजेगा, लेकिन उसे बीच में यूएसए जो है उसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया को दे देगा। इंडिया ने पैसा भेजा, यूएस उसे कन्वर्ट करेगा और उसे ऑस्ट्रेलिया को भेज देगा। और ये सब जो कंट्रोल करेगा, इन द सेंस कि कंट्रोल जो है वो यूएसए के पास है। हालांकि इस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और इसे कोई ऑफिशियल नहीं कहा गया है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो यूएसए के पास ही है। और जिन भी कंट्री के पास स्विफ्ट नहीं है या फिर स्विफ्ट कोड नहीं है या फिर जिन भी कंट्री के पास स्विफ्ट बैन लगा हुआ है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए अगर भारत सरकार आपको कह दे कि भाई अब हमारी इंडियन की करेंसी यूज़ नहीं कर सकते, अब आप भारत का रुपीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो आपको झटका तो लगेगा ही। अब आप जिस भी दुकान पे जाओगे आपको पता लगेगा यार मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। वैसे ही जो यूएसए है उसके पास कंट्रोल है, वो सैंक्शंस लगा सकती है। यानी कि कोई भी कंट्री, जैसे कि रशिया पे सैंक्शन लगाए गए थे, तो कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है वो स्विफ्ट के अंदर जाके नहीं कर सकती, कोई भी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता रशिया का। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएसए के पास कंट्रोल है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शन है, और जिन भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन होता है तो यानी कि यूएसए के लोग उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, यूरोप के लोग उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि यूएसए की दोस्ती है यूरोप से, और साथ में उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं होने वाला। प्लस में जो बाकी कंट्री उनके साथ काम कर रही है उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का, या फिर एक तरह से जितनी भी कंट्री है उनके ऊपर एक सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जा सकता है बड़े आराम से। तो इसलिए लोग यूएसए से पंगा लेने से पहले डरते हैं। अब इंडिया वाले भी कर रहे हैं, वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से। हालांकि वो ऐसा नहीं कि अब आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लगा ही देंगे,
कुछ ना कुछ करके बैलेंस कर लिया होगा हमारी कंट्री, क्योंकि इंडिया कोई यल्लू कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया का डोमिनेंस है कहीं ना कहीं तक, इसलिए रशिया के साथ ट्रेड उसका जारी है अभी तक। और रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएई को क्रूड ऑयल जिसने जब खरीदा था इंडिया ने, तो इंडिया ने उसमें पेमेंट की थी इंडियन रुपीज़ में, और काफ़ी कंट्रीज़ को इंडियन रुपीज़ दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि यूएस का जो डोमिनेंस है वो कम होता जाएगा और रुपीज़ का आगे आगे बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो सैंक्शन तो इंडिया भी लगा सकता है, बट इंडिया का सैंक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए इंडिया किसी पर्टिकुलर कंट्री को जाके कह दे कि अब से हम आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं, यानी कि आप करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लगेगा लोगों को हाँ जी क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं करेंगे, आप मत करो। हम कौन सा पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ना पहले इस्तेमाल कर रहे थे ना अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपने अपने दोस्त को कॉल करके बोला कि भाई ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लियो, तो आपके दोस्त ने बोला कि भाई पुराना वाला भी सेव नहीं किया था, भाड़ में जाओ। तो ये हो गया। तो इसकी वजह से अब लोगों को ज़रूरत पड़ रही है डी डॉलराइजेशन की, यानी कि डॉलर्स को अब भाई गिराना है, डॉलर को कम करना है। और इसकी वजह से हमें लाया गया ब्रिक्स, और जितनी भी कंट्री जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में मिल के बनाया है ब्रिक्स, BRICS। और क्या होगा इससे, बाकी कंट्रीज़ ने 5 कंट्रीज़ ने इसकी फाउंडेशन रखी और प्लस में बाकी कंट्रीज़ में जुड़ना चाहती है। इससे क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का इस पे कोई डोमिनेंस नहीं होगा। तो ये थी हमारी वीडियो ऑन US डॉलर, हाउ US डॉलर डोमिनेट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।